स्वागत है बच्चों आप सभी का ऑनलाइन क्लासेज में। आज हमारा जो तीसरा चैप्टर है पदार्थ की संरचना और इसकी प्रकृति। तो आपकी जो बुक्स में ये चैप्टर दिया गया है पेज नंबर 17, सभी स्टूडेंट्स अपनी बुक्स में भी एक बार देख सकते हो। तो इसमें बच्चों मैं आपको यहाँ इस चैप्टर का वर्णन डिटेल में कंप्लीट कराऊंगा। इसके बाद हम इसकी जो अभ्यास प्रश्न है उस पर चर्चा करेंगे। तो प्यारे बच्चों चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि सभी जानते हो कि आपके आसपास कुर्सी, मेज है ना, और कुछ तरल चीज़ें जैसे पानी, दूध, तेल, और आपके पास कुछ गैसीय पदार्थ जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, धुआं, इस तरह की चीज़ें को आप देखते हो। तो हमारे दैनिक जीवन में इस तरह की तीन चीज़ें दिखाई देती है। ठीक है, तो दरअसल विद्यार्थियों इन्हीं को हम पदार्थ कहते हैं। ठीक है, इन्हीं को हम क्या कहते हैं? पदार्थ। आप इनको कह सकते हो कि जो भी वस्तु स्थान घिरे हुए हैं, जिनका कोई ना कोई आयतन होता है, उसी को हम पदार्थ कहते हैं। ठीक है, तो आपकी समझ में ये आ गया होगा। इसके बाद बात करेंगे कि ये तीन तरह का होता है। जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिखाया था ना कि कुर्सी, लोहा, प्लास्टिक और इसके अलावा तरल पदार्थ, तेल, दूध, पानी और गैसीय पदार्थ, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, धुआं, जो इस तरह की चीज़ें होती है ना, ये किस में आएगी? ये पदार्थ की अवस्थाओं में आएंगी। ठीक है, तो कौन कौन सी होगी पदार्थ की अवस्थाएं? ये तीन तरह की होगी। ठीक है, देखते हैं, इन पे चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हमारा आएगा ठोस, इसके बाद आएगा द्रव और गैस। ठीक है, ठोस, द्रव और गैस, ये क्या है? ये पदार्थ की अवस्थाएं हैं। पदार्थ की अवस्थाएं। तो पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव और एक गैस। ठोस क्या होते हैं बच्चों? ठोस वे होते हैं जिनके अणु एक दूसरे से काफी नजदीक होते हैं। ठीक है, मैं आपको एक डायग्राम दिखा रहा हूं। मान लेते हैं हमारे पास इस तरह का एक अणु है। तो इसमें ठोस में क्या होगा? ठोस में एक अणु दूसरे अणु के बहुत नजदीक होगा और ये एक दूसरे से परस्पर बंध द्वारा जुड़ा हुआ होगा। ठीक है, इनमें वायु का भी कोई संपर्क या कोई आदान प्रदान भी नहीं होता है। इनके अणु इस तरह से एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, तो इसी को कहते हैं हम ठोस। ठीक है बच्चों, और जो द्रव की बात करें तो द्रव इस तरह के होते हैं, उनके अणुओं का जो आकार होता है वो कुछ इस तरह से होता है कि कुछ अणु एक दूसरे से जुड़े हुए होंगे और कुछ अलग अलग होंगे। तो इस तरीके से द्रव उपस्थित होते हैं। प्यारे बच्चों, ऐसे अगर हम गैस की बात करें तो गैसों का जो आकार होता है और आयतन होता है, दोनों ही अनिश्चित होते हैं और ये जिस पात्र में भरे जाएंगे उसी का ही आकार ग्रहण कर लेते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो कि मैंने यहाँ पर गैस का डायग्राम बनाया है। तो इसमें क्या है? सभी अणु एक दूसरे से दूरी बनाए हुए हैं, यानी कि इनके अवयव एक दूसरे से दूर दूर होते हैं, तो इसको कहते हैं हम गैस। इसके बाद बच्चों बात करेंगे इनके उदाहरण। ठोस का उदाहरण क्या हो सकता है? जैसे मेरे हाथ में यहाँ पर चोक है, तो ये क्या है? ठोस है। मतलब ठोसों को बहुत कम दबाया जा सकता है। अगर हम इनके गलनांक की बात करें ना, यानी कि इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है उसकी बात करें, तो इनका गलनांक भी बहुत ज़्यादा होता है। मतलब इनको आसानी से गर्म करके पिघलाया नहीं जा सकता है। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो कि डस्टर है, इसका आकार जो है वो फिक्स है, यानी कि इनका आकार भी और आयतन भी दोनों ही निश्चित होते हैं। ठीक है, कभी कभी आपसे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ठोसों का आकार व आयतन निश्चित क्यों होते हैं? क्योंकि इनके अणु एक दूसरे के बहुत पास पास होते हैं, तो इसी कारण इनका जो आकार होगा वो क्या हो जाएगा? वो निश्चित हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे द्रव की। द्रव चूंकि पानी, दूध, तेल इस तरह के होते हैं, तो इनको जिस पात्र में हम भरेंगे वो केवल उसकी पृष्ठ पर रहेंगे, उसके नीचे ऐसे रहेंगे। मान लेते हैं हमारे पास यहाँ पर एक बर्तन है और आपने इसमें पानी भर लिया, तो जो पानी होगा वो केवल इसके इस तरह के
आयतन में आएगा, मतलब इनका जो आयतन होगा वो निश्चित होगा। ठीक है, इनका आयतन निश्चित होगा लेकिन आकार अनिश्चित होगा। तो इनका आयतन निश्चित हो जाएगा लेकिन इनका जो आकार होगा, इनका आकार अनिश्चित होगा। ठीक है, तो यह है द्रव की बात। इसके बाद बात करेंगे गैस की। जैसे कि अभी आपको मैंने बताया था कि जो इनके अणु होते हैं वो एक दूसरे से काफी दूर दूर होते हैं। तो काफी दूर दूर होने के कारण इसको जिस पात्र में भी भरा जाएगा ये उसी का आकार ग्रहण कर लेंगे। ठीक है, इसका आकार देखिए जरा कैसे ग्रहण करेंगे। मान लेते हैं हमारे पास कोई गैस है और ये हमारे पास कोई बंद पात्र है। इस बंद पात्र के अंदर जैसे हम किसी गैस को छोड़ते हैं तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, ये गैस अलग अलग कोने में एक अलग अलग स्थान पर चली जाएगी। अगर आप बर्तन का कोई भी पार्ट खोल देते हो, कोई भी जगह गैस को निकलने के लिए दे देते हो, तो उसी जगह से पात्र की संपूर्ण गैस जो है बाहर आ जाएंगी। तो हम कह सकते हैं कि इनका आकार भी अनिश्चित होता है और इनका आयतन भी अनिश्चित होता है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए आपकी रसोई में जो सिलेंडर रखा हुआ है वो भी क्या है, वो गैस का सिलेंडर है। हालांकि बच्चों इसके अंदर जो गैस होती है वो द्रव अवस्था में होती है, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही हम उसको बाहर निकालते हैं तो वो केवल गैस के रूप में ही बाहर निकलती है। ठीक है बच्चों, आपकी समझ में पदार्थ की अवस्थाएं आ गई होगी। इसके बाद देखते हैं इसका नेक्स्ट टॉपिक। तो इसके बाद आता है आपका तत्व। प्यारे बच्चों, हमारे पास पदार्थ का जो मूल गुण होता है, ठीक है, यानी कि जो पदार्थ का मूल भाग होता है उसी को हम तत्व कहते हैं। ठीक है, मान लेते हैं मैंने आपको लोहा दे दिया और इस लोहे के अंदर ये लोहा है और इस लोहे के अंदर जितने भी परमाणु मौजूद है वे सारे के सारे लोहे के ही हैं। तो ये क्या होगा, ये तत्व हो जाएगा। ठीक है, तो तत्व किसे कहते हैं, यानी कि पदार्थ में उपस्थित जो मूल गुण होते हैं, ठीक है, जिनमें सभी परमाणु समान होते हैं, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, हम तत्व कहते हैं। जैसे लोहा, सोना, चांदी, ठीक है, ये इस तरह की चीजें क्या होंगी हमारी, ये तत्वों में आ जाएंगी। ठीक है बच्चों, इसके बाद बात करेंगे यौगिक की। यौगिक मतलब कंपाउंड। आपने देखा होगा कि हम अपनी जरूरत के हिसाब से 2 या 2 से अधिक पदार्थों के तत्वों को मिला लेते हैं। ठीक है, तो इससे क्या बनता है, यौगिक। हालांकि बच्चों हम ज़्यादातर तत्वों को डायरेक्ट यूज नहीं करते हैं, उनके यौगिकों को यूज करते हैं। ठीक है, मान लेते हैं हमारे पास क्या है, पानी है। अगर हम पानी की ही बात करें ना, तो पानी के अंदर पानी क्या होता है, यौगिक होता है, तत्व होता है। इसके लिए हम चलते हैं इसके फॉर्मूले पर। इसका जो फॉर्मूला होता है H2O, जैसे कि आप देख रहे हो कि इसके अंदर मैंने यहाँ पर 2 चीजें लिखी हुई है, एक तो H2 और एक है इसके अंदर O। यानी कि सिंपल सी बात, इसमें एक तत्व तो है हाइड्रोजन का, एक तत्व है इसके अंदर हाइड्रोजन और दूसरा तत्व है इसके अंदर ऑक्सीजन। तो आप बड़े आराम से कह सकते हो कि ये यौगिक में आएगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोजन है और इसके अंदर क्या है, ऑक्सीजन है। यानी कि इसमें 2 या 2 से अधिक तत्वों का संयोग हो रहा है। ठीक है, यानी कि वे परमाणु या वे पदार्थ जिनमें 2 या 2 से अधिक तत्व, ठीक है, आपस में क्रिया करके एक नया पदार्थ बनाते हैं, उसी को हम यौगिक कहते हैं। तो बच्चे समझ में आ गया होगा। पानी, दूध, चाय, चीनी, ये सभी क्या है, ये सभी हैं हमारे यौगिक। तो बच्चों आज की वीडियो में केवल इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि ये आपकी समझ में बहुत अच्छे से आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो पर मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक पर चर्चा करूँगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।